आप सुन रहे हैं शमशान का दर्द एपिसोड 1। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं। गहरी काली रात थी, साए साए हवा बह रही थी। मैं नंदू अपनी दुकान में बैठे आखिरी ग्राहक से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर यहाँ अकेला रह जाऊंगा। शमशान की इस मिट्टी में लोग गलती से भी आना नहीं चाहते, पर मुझे तो इसी मिट्टी की बदौलत जिंदगी मिलती है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। इस शमशान के सन्नाटे के बीच मेरी एक दुकान है। यहाँ अपने परिजनों और दोस्तों को जलाने आए लोगों के लिए मैं सिगरेट, चाय, पेट भरने लायक भोजन और छुप छुप कर दारू की भी व्यवस्था करता हूँ। इस पूरे शमशान में एक मेरी ही इकलौती दुकान है। दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। मैं भी पहले रात के वक्त घर चला जाता था, पर पिछले साल रात में आकर कोई मेरे दुकान से सारी चीजें चुरा कर ले भागा। तब से मैं दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही पहले दर्जे के आवारा और निकम्मे। मेरी एक बेटी भी है, सबसे छोटी है, पर सबसे होशियार भी है। वही मेरे लिए खाना ले आती है। आज शाम ही एक लाश यहाँ जलाई गई है। दूर से ही मैं जलती हुई चिता की लौ देख पा रहा था। हवाएं दिशा बदल बदल कर चल रही थी, इसलिए आग भी हवा में फड़फड़ा रही थी। गांव वाले लोग मुझे काफी हिम्मती समझते हैं, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ रात के वक्त शमशान कैसे अपना रूप बदल देता है। दूर वीरान पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से सियारों की आवाज आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हैं और मेरे दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डर कर दुकान के अंदर चला जाता हूँ और लकड़ी के बने दरवाजे को बड़ी सावधानी से बगैर आवाज किए बंद कर देता हूँ। दरवाजे के पास बैठकर मैं उसमें बने छोटे से छेद से बाहर की ओर देखता हूँ और मुझे दिखाई देता है जल रही लाश की आग जो हवा में लहरा रही होती है। और मेरे मन मस्तिष्क में तरह तरह के चित्र बनते हैं। उस उड़ती हुई आग में मैं सहम जाता हूँ। इच्छा होती है उसी वक्त गांव की तरफ दौड़ पड़ूं, पर बाहर फैली मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रहकर कुत्ते रुदन करते हैं। कभी कभी तो कोई जानवर आकर मेरे दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैरों के नीचे किसी का अध जला हाथ आ गया। मैं जली हुई उंगलियां साफ देख पा रहा था। खैर, ये सब तो मैं पिछले 10 सालों से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान मुझे अपना सा लगता है। डराता जरूर है, पर पेट भी तो यहीं भरता है। इन 10 सालों में एक बार भी मेरी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई, पर यह सिलसिला ज्यादा नहीं चल पाया। घनघोर बरसात की रात थी ये।
मैं शाम से ही अपनी दुकान के अंदर था। जब तक रोशनी रही, इक्का दुक्का लोग आते, कोई सिगरेट और कोई गुटखा पान लेकर ही चले जाते। धंधा बड़ा मंदा हो गया था और यह पूरे बरसात भर होने वाला है, क्योंकि बरसात के दिनों में मरने वाले के साथ कम ही लोग आते हैं और जो आते भी वो जल्द ही निकल जाते। शमशान घाट में ठहरने की कोई जगह भी तो नहीं है। एक मेरी ही दुकान तो है, पर इसमें से भी अब कई जगहों पर पानी टपकता है। रात के 11 बज रहे थे। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता तो अपने आप ही एक भयंकर आवाज उत्पन्न होती। इस आवाज में कोई सो तो नहीं सकता। मैं रेडियो पर जगदीश सिंह जी के गाने सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की होती तो बाहर से झिंगुरों की आवाज तेज हो जाती और मेढकों ने तो मेरे दुकान के आसपास ही अड्डा जमाया हुआ था। सुबह हो या रात इनकी टर टर लगी ही रहती। मैं गानों में खोया हुआ था और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन ग्राहक हो सकता है? अभी 3 घंटे पहले ही तो आखिरी लाश जलाकर उसके घर वाले जा चुके थे, फिर अब कौन आ गया? दरवाजा खोलूं या नहीं, इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि एक और बार दरवाजा खटखटाया गया और उधर से आवाज आई, दरवाजा खोलो काका। आवाज तो किसी छोटी सी बच्ची की थी। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया तो सामने एक 7 या 8 साल की गुड़िया खड़ी थी। उसने एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कंधे तक घुंघराले बाल थे जिनमें से पानी टपक कर मेरे दुकान के द्वार की मिट्टी को गीला कर रहे थे। मेरे दरवाजे के खोलते ही उसने बड़े उदास आवाज में कहा, काका, वो जो लाश यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी ना, बारिश की वजह उसकी आग बुझ गई है। आप जला दीजिए ना चलकर। मन में बहुत से सवाल तो थे, पर पता नहीं क्यों मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सीधे दुकान से केरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। नन्हे कदमों से वो मुझे शमशान के अंदर ले जाती रही, जहां आग तो बुझ गई थी पर धुआं अब भी उठ रहा था। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। अध जले लाश की बदबू मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर केरोसिन तेल डालकर माचिस मार दी। धूं धूं कर लाश फिर जल उठी और इसके साथ ही मुझे मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। मुझे लगा शायद वही गुड़िया रो रही थी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। वो बच्चे भी नहीं, जिसके पीछे पीछे आकर ही मैंने इस बुझ चुकी लाश को दोबारा जलाया था। मुझे नहीं समझ आया अचानक वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस अपनी दुकान में आ गया और सो गया। मन के भीतर कहीं से आवाज तो आ रही थी कि अभी अभी मैं जिस बच्ची के साथ था, क्या वो इंसान थी? मैं अंदर से डर रहा था
और अपने आप से वादा कर रहा था कि अब चाहे जो भी हो, कभी रात में दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुबह के ठीक 6 बजे होंगे, मैं हाथ मुंह धोकर दुकान में चाय बना रहा था। उसी वक्त 3 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और मुझसे बोले कि कल रात जो लाश वो लोग लेकर आए थे जलाने, उसी की अस्थियां लेने आए हैं आज ये लोग। तभी मुझे याद आई वो बच्ची और मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ आप में से बच्ची को लेकर कौन आया था? बच्ची मेरे दुकान में आई थी रात में, और आप लोगों की लाश जो तेज बारिश की वजह से बुझ चुकी थी, तो मुझे दोबारा जला देने के लिए बोलने लगी। मैंने उसके साथ जाकर दोबारा लाश को आग लगा दी, पर उसी वक्त वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। मुझे लगा शायद जिसके साथ वो आई थी उसी के पास चली गई होगी। मेरे इतना कहने के बाद वो लोग मुंह फाड़े एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनमें से किसी एक ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। अरे हाँ, ये तो वही गुड़िया है, वही घुंघराले बाल, यही चेहरे की मासूमियत, वही कद, वही रंग। मेरे बच्ची को पहचान लेने के बाद वो लोग बहुत अचरज में पड़ गए और मुझसे बोले, नंदू जी आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को तो जलाने आए थे, कल ही इसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हुई है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। भगवान के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए, हम तीनों में से एक उस बच्ची के पिता भी हैं। मुझे काटो तो खून नहीं, जिसका अनुमान लगाया वही हुआ। मैंने कांपते होठों से कहा, भैया मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कल यहीं आई थी दुकान में। मेरी बातों को अनसुना कर वो लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चले गए और मैं वहीं बैठकर कंधे में पड़े गमछे से अपने पसीने पोंछने लगा। फूल सी बच्ची की मौत, वो भी रहस्यमय तरीके से, ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, नन्ही सी बच्ची की आत्मा को शांति देना और उसके कातिलों को सजा भी। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी दूसरी प्रार्थना जो मैंने बच्ची के लिए की है, वो मेरे ही हाथों से पूरी होगी। जैसे जैसे दिन बीता और फिर डरावनी रात हुई। कुत्ते जो आज शमशान घाट के अंदर ही बैठ कर रो रहे थे, मैं पहले से ही डरा हुआ था। ऊपर से ये सारी आवाजें, झिंगुरों की, मेंढकों की और कुत्तों के रोने की, सब मिलकर मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। सोने से पहले आज मैंने रेडियो पर गाने भी नहीं बजाए और लालटेन को भी जला ही रहने दिया। मैं जल्द ही सो जाना चाहता था, पर कमबख्त नींद आए तब ना। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभी रात का पहला पहर बीता ही होगा कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची और ये आवाज थी लकड़ी के दरवाजे पर किसी के दस्तक की। कोई बाहर से मुझे आवाज लगा रहा था, नंदू काका दरवाजा खोलिए। आज फिर दरवाजे पर दस्तक। रात के इस पहर में अभी तक तो मेढकों ने भी टर-टर करना बंद कर दिया था। सन्नाटा इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे मेरी सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और डरा रही थी अपनी ही धड़कन। खैर यही सब सोच रहा था कि बाहर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई और इसी आवाज के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया।
मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। आरजे हिंदी स्टोरी को